नमस्कार दोस्तों, आज है 4 सितंबर और हम देखेंगे 4 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी स्क्वायर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे और भी ज़्यादा लोग करंट अफेयर्स से जुड़ सकें। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है संसद टीवी। जी हाँ दोस्तों, संसद टीवी का सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है वो उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर ए, उत्पल कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर बात किया जाए तो एम जगदीश कुमार, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एम जगदीश कुमार इनका नाम है, ये क्या हुए हैं तो ये AICTE का प्रमुख इन्हें चुना गया है। जी हाँ, इन्हें भी हाल ही में AICTE का प्रमुख चुना गया, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का। अनिल सहस्त्रबुद्धे की बात की जाए तो दोस्तों ये पूर्व AICTE के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो वर्तमान में कौन है? जगदीश कुमार। दो चीज़ें इस प्रश्न से निकल के आ रही है ऑप्शन से दोस्तों। एक तो जगदीश कुमार जो कि क्या है AICTE के अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल ही में, और संसद टीवी का सीईओ उत्पल कुमार सिंह जी को चुना गया है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और वो कह रहा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? आप भी देख रहे होंगे अभी कि फीफा के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, जिससे काफ़ी प्रभाव पड़ा इस पर दोस्तों। तो इसे हाल ही में अभी इसका अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, और भाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी इंडिया टीम के थे, तो दोस्तों वो इस चुनाव में हार गए हैं, और कल्याण चौबे जी को क्या चुना गया, इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, नाम कल्याण चौबे जी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, AIFF शॉर्ट फॉर्म, अगर आपको याद रखना है तो दोस्तों और जो ऑप्शन है देख लेते हैं। NA हारिस जो हैं ये क्या चुने गए हैं, तो ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं किसके? फुटबॉल महासंघ के। कीपा अजय की बात की जाए दोस्तों, ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इन्हें क्या चुना गया? इन्हें कोषाध्यक्ष चुना गया है। इन्हें दोस्तों कोषाध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष किसे चुना गया है? कल्याण चौबे जी को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और वो कह रहा है सूर्य नमस्कार के पीछे विज्ञान नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? नाम भी आप देख पा रहे होंगे, नीचे लिखा गया मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने इसका विमोचन किया है। क्या नाम है पुस्तक का? इंपॉर्टेंट बनता है, सूर्य नमस्कार के पीछे विज्ञान, ये इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसे एक मंत्री हैं मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। दोस्तों आपको ये बताना है कि ये किस विभाग के मंत्री हैं, तो ये आयुष, आपने नाम सुना होगा आयुष डिपार्टमेंट की, तो आयुष विभाग के ये क्या है, राज्य मंत्री हैं दोस्तों, मुंजापारा महेंद्र भाई कालू भाई। और इन्होंने किस किताब का विमोचन किया है, तो सूर्य नमस्कार के पीछे विज्ञान। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, इनमें से कौन 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? दोस्तों अगर रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1957 में, और ये एशिया में दिया जाता है। एशिया कप इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, इसीलिए इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। अगर इसके नाम की बात करें दोस्तों, रमन मैग्सेसे, तो ये क्या था, ये फिलीपींस जो पड़ता है उसके तीसरे राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं की स्मृति में इसे इस पुरस्कार को दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो परोपकार या सामाजिक सेवा वगैरह के लिए जो व्यक्ति होते हैं या जो संगठन होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार पूछ रहा है कि 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों अगर ये भी बात कर ले यहाँ पे कि ये कब दिया जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट तो हो गई, लेकिन ये दिया जाएगा आपका 30 नवंबर के दिन इसको दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से दो तीन चीज़ें निकल के आ रही है। एक तो ये कौन सा एडिशन रहा है इसका, तो 64वां रहा है, 64वां एडिशन रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है तदासी हटोरी, सोथेरा छिम, बर्नार्ड जे मेड्रिड और गैरी बेंचेथिब, ये कौन रहे हैं? तो दोस्तों ये चारों जो हैं, चारों रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। चारों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो तदासी हटोरी जो हैं दोस्तों, ये हैं आपके जापान से, और इन्होंने क्या है, ये एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने क्या किया है, वियतनाम के लोगों को या ग्रामीण जो एरिया है वहाँ के
लोगों का इलाज किया है और जो डॉक्टर हैं उनको क्या किया, प्रशिक्षण दिया है। तदाशी हटोरी आपको याद रखना है कहाँ के हैं, जापान के हैं और ये इन्हें 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं सोथेरा छिम, तो ये कहाँ के हैं, तो ये आपके कंबोडिया के हैं, ये दोस्तों कंबोडिया के हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहे हैं सोथेरा छिम की, और ये क्या रहे हैं, तो ये मनोचिकित्सक और ये किस डिपार्टमेंट से हैं, तो ये नेत्र रोग के डॉक्टर थे दोस्तों, और इन्होंने वियतनाम में काम किया और ये मनोविज्ञान से संबंधित है। बर्नार्ड जे मैड्रिड महोदया की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ की हैं, ये फिलीपींस की हैं, आप समझ रहे होंगे। और ये क्या है, तो ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो जो भी दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे हैं या उनके परिवार को क्या किया, चिकित्सा दिया ही, ये चिकित्सा सुविधा, उसके साथ साथ कानूनी और सामाजिक सहायता भी इन्होंने प्रदान की है, बर्नार्ड जे मैड्रिड ने। अगले ऑप्शन की बात करते हैं जिनका नाम है गैरी बेंचेथिब, ये कहाँ के हैं, तो ये इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया, समझ रहे होंगे आप दोस्तों, इंडोनेशिया के हैं दोस्तों ये। और ये क्या किया है, इन्होंने दोस्तों एक वीडियो बनाया, और वीडियो किस चीज़ पे बनाया है, तो प्लास्टिक प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण जो है उस पर कई सारे इन्होंने हजारों की संख्या में इन्होंने क्या किया, वीडियो बनाया है। तो ये इन्होंने भी अपना योगदान दिया है, तो इसलिए इनको भी क्या किया गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको चारों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तदाशी हटोरी, सोथेरा छिम, बर्नार्ड जे मैड्रिड, गैरी बेंचेथिब, और भी आगे हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। आने वाले समय में और भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी दोस्तों, उसको लेकर के हम आते रहेंगे। आपको ये कंट्री का नाम याद रखना है, कौन से कंट्री के हैं और किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ में इन्हें हेल्प किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और वो कह रहा है कौन सी राज्य सरकार दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अपने राज्य की राजधानी क्षेत्र का विकास करेगी। आपने अधिकतर नाम सुना होगा दिल्ली एनसीआर का दोस्तों, तो उसी तर्ज पे ये राज्य क्या करेगा, अपने राजधानी के अगल बगल के क्षेत्रों का विकास करेगा, ठीक उसी प्रकार से समावेशन करेगा। तो दोस्तों ये जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार है वो दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अपने राजधानी क्षेत्र का विकास करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उसके आसपास के क्षेत्र, इस क्षेत्र में दोस्तों बात की जाए तो सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, देहात, उन्नाव, इन सारी चीज़ों को SCR में शामिल कराया जाएगा। इसका नाम है SCR दोस्तों। SCR मीन्स राज्य राजधानी क्षेत्र, उसका विकास करेगी। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व नारियल दिवस मनाया गया। विश्व में नारियल दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ये इस बार बात की जाए 2022 में तो इसका 24वां एडिशन था। और क्या बात करें दोस्तों, क्या विषय रहा है, तो सुखी जीवन और भविष्य के लिए नारियल की खेती। इंपॉर्टेंट यहाँ से आप याद रखिएगा कि भारत नारियल उत्पादन में 3रे स्थान पे है दोस्तों, 3rd प्लेस पे भारत नारियल उत्पादन में है। और अगर बात कर ले पहले पायदान पे कौन है, तो पहले पायदान पे दोस्तों इंडोनेशिया है नारियल उत्पादन करने में। तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, वो कह रहा है केंद्र सरकार ने सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। जी हाँ, मातृत्व अवकाश तो मिलता था लेकिन ये विशेष रूप से दिया जाएगा। इसको समयावधि कितनी है ये आपको बताना है, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या फिर 70 दिन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन का अतिरिक्त मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। ये क्यों दिया जाएगा और किसको मिलेगा, तो दोस्तों अगर प्रसव किसी रजिस्टर्ड अस्पताल में होता है तो मिलेगा, तो ही मिलेगा। और दूसरा कि केंद्र सरकार के उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम बच्चे होंगे। ये केंद्र सरकार की योजना है, तो 2 से कम बच्चे जिनको होंगे उनको, और जो प्रसव होना चाहिए वो रजिस्टर्ड अस्पताल में होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, और मिलेगा किनको किनको, इसकी बात कर लें तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है बच्चे की तो क्या होगा, तब ये मिलेगा। या जन्म के 28 दिन के भीतर हो जाती है तो भी माना जाता है कि मानसिक रूप से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। 28 दिन के भीतर भी अगर मृत्यु हो जाती है तो भी मातृत्व अवकाश मिलेगा, जन्म के 28 दिन के भीतर। और अगर बात की जाए अगर 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु का गर्भ में ही मृत्यु हो जाता है, जी हाँ 28 सप्ताह यानी कि बात कर रहे हैं हम 7वें महीने के बाद अगर शिशु का गर्भ में मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश, तो भी क्या मिलेगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इसका डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, वो 60 दिन 60 दिनों का अतिरिक्त मातृत्व अवकाश मिलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, वो क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जी हाँ,
तो ये जो है SCO जो शिखर सम्मेलन होने वाला है दोस्तों, उससे पहले ये बैठक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जा रही है। अगर इस बैठक की बात की जाए तो इसका नाम है SOM, सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग। जी हाँ, इस बैठक का नाम है और इसका आयोजन जो किया जाएगा वो भारत में दोस्तों किया जाएगा। क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक। आज हम जिस स्टेट को लेकर के आए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप रेड कलर पे देख पा रहे होंगे, ये उड़ीसा क्षेत्र है दोस्तों। तो इससे देख सकते हैं आप कौन कौन से स्टेट इसे टच कर रहे हैं या इससे बॉर्डर बनाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़ और ये आप देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश। और इधर का एरिया जो देख पा रहे होंगे दोस्तों पूर्वी में, ये बंगाल की खाड़ी से इसका बॉर्डर टच करता है। तो उत्तर की तरफ आपने देखा क्या, झारखंड। और अगर आप बात करें उत्तर पूर्व की तरफ क्या देखा, तो ये आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल। और आप पश्चिम की तरफ जैसे जाएंगे तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ कवर किया हुआ है और दक्षिण की तरफ आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए उड़ीसा राज्य, ये इसका लोगो देख सकते हैं आप मैप में, और जहाँ पर लिखा हुआ है उड़ीसा शासन। और दोस्तों अगर इसकी राजधानी की बात की जाए उड़ीसा की तो भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। कुल कितने जिला हैं, तो दोस्तों 30 जिला हैं। कहाँ पे, उड़ीसा में। सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो वहाँ की राजधानी भुवनेश्वर ही वहाँ की सबसे बड़ी जिला है। लोकसभा दोस्तों 147, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा 147, लोकसभा 21 और राज्यसभा 10। तो तीनों को एक साथ याद करेंगे। 147, 21, 10 यहाँ की विधानसभा सीटों, लोकसभा सीटों और राज्यसभा सीटों इस प्रकार हैं। 147, 21, 10। यहाँ की भाषा दोस्तों, जो प्रमुख भाषा है वो कौन सी है, तो वो उड़िया बोली जाती है। अगर बात करें हम उड़ीसा में, तो मुख्य उत्पादन क्या है, तो चावल उत्पादन करने में, मतलब या ये कह सकते हैं उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का होता है। भाषा हमने देख लिया दोस्तों कौन सी बोली जाती है, उड़िया। विधानसभा देखा 147, 21, 10 और सबसे बड़ा जिला भुवनेश्वर। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। राजधानी दोस्तों हम जानते हैं कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। और बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में दोस्तों, तो प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे दो काफ़ी फेमस जगह हैं। एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है, और दूसरा पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो कि अपनी रथ यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व विख्यात है दोस्तों। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध जो कहाँ पे स्थित है, तो वो भी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस दोस्तों, ये जो आप उत्कल दिवस सुन पा रहे होंगे, इसे उड़ीसा दिवस के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों। और बात करें इसके अन्य नाम, तो आप ये देख पाएंगे कलिंग इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो आपके युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था, सम्राट अशोक ने जो युद्ध किया था वो यही एरिया था। तो इसका पुराना नाम जो है वो कलिंग एरिया है और नया नाम उड़ीसा हो गया है। तो ये एरिया जो है उड़ीसा वाला, ये कलिंग का ही एरिया था। उत्कल भी इसे कहा जाता है दोस्तों। उत्कल रात भी कहते हैं, छेदी भी कहते हैं, मत्स्य। ये दोनों नाम जो आप छेदी और मत्स्य देख रहे हैं, ये महाभारत में है। महाभारत में इन राज्यों को छेदी और मत्स्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौशल जो आप नाम सुन रहे हैं, ये माता कौशल्या, जी हाँ, रामायण में माता कौशल्या जो कि कौशल देश की रानी वहाँ की वो थी, तो वो उन्हीं का नाम ये कहाँ थे, तो ये आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। मुख्य नदी की दोस्तों अगर बात करी जाए तो महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी यहाँ की 3 प्रमुख मुख्य नदियाँ हैं। अगर उत्पादन करने में बात करें दोस्तों, तो क्रोमाइट, मैग्नीज, डोलामाइट और उच्च गुणवत्ता के लौह इस्पात के उत्पादन में ये देश अग्रणी है। नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन नृत्य और त्यौहार से एकदम लिख लीजिए अगर आपको याद रखना चाहिए। तो प्रमुख नृत्य ओडिसी और छऊ नृत्य यहाँ की क्या है, फेमस है दोस्तों। अगर ओडिसी की बात की जाए तो ये ईश्वर के लिए किए जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है, मंदिर नृत्य। काफ़ी जगह पे यहाँ इसकी जो है कलाकृतियाँ इस नृत्य की मंदिरों की दीवारों पर दिखेंगी। वहाँ पे छऊ नृत्य की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, ये मुखौटा पहने हुए लोग क्या होते हैं, कलाकार इस प्रकार का नृत्य करते हैं। ये दोनों वहाँ की नृत्य हैं, ओडिसी और छऊ नृत्य। बोईता बंदना की दोस्तों बात की जाए तो एक वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। नाम इंपॉर्टेंट है, नृत्य और त्यौहार। एक क्वेश्चन आपका बनता है, बोईता बंदना ये है क्या दोस्तों, तो एक प्रकार से नौकाओं की पूजा है। नौकाओं की पूजा है दोस्तों बोईता बंदना। पूछ ले बोईता बंदना त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा से संबंधित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।